नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कोलकाता से एक परेशान करने वाली खबर आई। कोलकाता में आज अचानक हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी टीपू सुल्तान मस्जिद के आसपास इकट्ठे हो गए। तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। और जब आप ये सुनिए कि लोग कैसे नूपुर शर्मा को फांसी देने की मांग करने लगे, कैसे कुछ लोगों ने सरेआम नूपुर शर्मा को कत्ल करने की बात की, तो हैरानी होगी। आज ये साफ दिखाई दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेने लगे हैं। अब तक नूपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज होने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट होते थे। केस दर्ज हो गया तो अब फांसी देने की मांग हो रही है। कोलकाता में आज हत्या करने के नारे लगे, कुछ लोगों ने कत्ल करने की मांग उठाई। कोलकाता में हजारों लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। कुछ मौलानों ने पूछा, क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर था? अगर प्रेशर नहीं था तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका क्यों नहीं? जब लोग नूपुर शर्मा को फांसी देने की मांग कर रहे थे, कत्ल कर दो के नारे लगा रहे थे, तो पुलिस खामोश क्यों रही? क्या किसी ने पुलिस के हाथ बांध दिए थे? जब लोग पुलिस के सामने भड़काऊ बातें कर रहे थे, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? पुलिस से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परमिशन ली गई थी, लेकिन वह भड़काऊ नारे लगे। पुलिस को पता था व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करके हजारों लोगों को जुटाया जा रहा है। हंगामे की तैयारी थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने किसी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तस्वीरें कोलकाता के धर्मतला इलाके की हैं। इस इलाके में हजारों लोग अचानक इकट्ठा हो गए और ये सारे लोग आसपास से नहीं आए थे, इसी इलाके के रहने वाले नहीं थे। नदिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और दूसरे जिलों से यहां पहुंचे थे। हजारों की यह भीड़ टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम की अपील पर आई। पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया गया और नतीजा ये हुआ कि कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद से लेकर रानी रासमती चौक तक हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। झंडे, बैनर और नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस को प्रोटेस्ट की खबर पहले से थी, इसलिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी। क्योंकि इसी तरह के प्रदर्शन के दौरान हावड़ा और उलूबेड़िया में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी, इसलिए पुलिस सतर्क थी। मुस्लिम संगठनों के नेताओं से शांति की अपील की गई थी, इसलिए हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नूपुर शर्मा के खिलाफ केस करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। कुछ लोग तो इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि नबी की तौहीन करने वाले को जिंदा रहने का हक नहीं है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिंसा हो रही थी, हिंसा कम हुई, उसके बाद एक बार फिर से तमाम मुस्लिम संगठन के लोग कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद से देखिए मार्च कर रहे हैं। शांति मार्च इसका नाम दिया गया है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, हजारों की तादाद में यहाँ पर मुस्लिम संगठन यहाँ से लेके सीधे रानी रासमती चौराहे तक के यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर किस लिए मार्च करने आए हैं यहाँ पे? जो नूपुर शर्मा ने हम लोग का नबी पाक का नाम में जो गलत बात इस्तेमाल किया, इसके लिए उसके से आए हैं हम लोग आलमबाग, हुगली, बहुत सारे जगह डिस्ट्रिक्ट मार्च हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के अपमान किया नूपुर शर्मा, हम लोग दावी कर रहे हैं कि उनका फांसी हो। नूपुर शर्मा जो कुटुक्ति किया है, ये हमारे नबी के लिए बड़ा अपमान है, इसलिए हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे नबी का अपमान है बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंगामा भी हुआ, उलबेड़िया वगैरह में इतनी हिंसा हुई है, उसके बावजूद ये मार्च हो रहा है। नहीं, देखिए जो हिंसा हुई है ना सर, उसमें क्या हुआ, पहले आराम से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे लाठी चार्ज की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हावड़ा में, उलबेड़िया में, बांकड़ा में बाकायदा मारा गया है। जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी के हाथ में कुछ है, आप देख रहे हैं। सब चीज बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, मगर अपनी नबी की उम्मत जो है, नबी की शान में। आज फिर क्या कर रहे हैं आप लोग मार्च? उसी के लिए आए हैं, नूपुर शर्मा को फांसी दी जाए, उसके सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं और उसी तरीके से प्रोसेशन चल रहा है।
नूपुर शर्मा के खिलाफ कई जगह केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस कह रही है अब कानून के हिसाब से एक्शन होगा, किसको क्या सजा मिलेगी ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस केस में ऐसा माहौल बना दिया गया कि अपील, वकील और दलील का कोई काम नहीं है। कुछ लोग सजा भी खुद तय करना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो खुद सजा देना चाहते हैं। लोगों को मजहब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर इतना भड़काया गया कि बहुत सारे नौजवान तो कानून की बात करने पर भड़क जाते हैं। कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान हमारे संवाददाताओं को कुछ ऐसे लोग मिले जो कह रहे थे कि कानून की किताब क्या होती है। हमारी किताब में लिखा है नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को तो कत्ल कर देना चाहिए, इसलिए नूपुर शर्मा को जिंदा रहने का हक नहीं है। नूपुर शर्मा की फांसी चाहिए उनकी, क्योंकि हमारे नबी के बारे में बहुत गुस्ताखी किए हैं, उसी के लिए उनकी फांसी चाहिए। क्योंकि हदीस शरीफ में है मन सब्बा नबिय्यन फअलैहि फक़्तलू, जिसने मेरे नबी को गाली दे उसको कत्ल कर दो। मेरी नबी के बानी है, हमारे को कत्ल कर दो। किसको कत्ल कर दो? जिस आदमी ने मेरे नबी को गाली दे, गाली या गुस्ताखी करे या बेअदबी करे या उनके साथ कोई गुस्ताखी करे, उनको कत्ल कर देना चाहिए। हाँ, अगर किसी नबी ने, किसी आदमी ने बेगैर कसूर के मेरे नबी को अगर गाली दे, उनको। आज के इस प्रदर्शन में कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों के अलावा मुर्शिदाबाद, बीरभूम समेत नदिया और कई और जिलों के लोग शामिल थे। टीपू सुल्तान मस्जिद कमेटी के लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों से आज रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता आने को कहा था। इनका कहना है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन में जितनी देरी होगी माहौल उतना ही ज्यादा खराब होगा। ये हम लोग का मस्जिद कमेटी है, टीपू सुल्तान जो मस्जिद है वो कमेटी से किया है, कोई पार्टी नहीं है, कोई तृणमूल नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, ये आपका मुस्लिम कमेटी से किया है। अच्छा, क्या आह्वान किया है, किस लिए? आह्वान के हम लोग को यही उम्मीद है जो उसको फांसी देना चाहिए नूपुर कुमार के। उसको चलते, एक आदमी का चलते पूरा देश जल रहा, उसको अगर गिरफ्तार करना चाहिए, एक मोहम्मद नहीं देखने पड़ता। आंदोलन है ये, तो मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा किया है, कुटुक्ति बात बोला है। आप एक बात समझिए, मेरा इतना साल उम्र हो गया, कभी भी सुना नहीं है ये भगवान के नाम पे कोई कुटुक्ति किया, कोई मौलाना ने, कोई पंडित ने, कोई मुसलमान के नबी के नाम में कुटुक्ति नहीं किया। आज का एक आदमी के वजह से पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आज हिंदुस्तान एक आदमी की वजह से जल रहा है। हम लोग मस्जिद से आए। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, किसके थ्रू आया है, ऐसे कैसे पता लगा कि हम लोग आया कमेटी से आया, मस्जिद का कमेटी से आया। अच्छा, क्या कमेटी में क्या आह्वान? हम लोग का कमेटी है कलकत्ता से जो। अरे तो उसमें आह्वान क्या है? आह्वान हम लोग का बस यही आह्वान है। चूंकि कोलकाता में हजारों लोगों की भीड़ टीपू सुल्तान मस्जिद कमेटी के लोगों ने जुटाई, इसलिए अब कमेटी के लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जवाब में मस्जिद कमेटी के मेंबर सैयद शाह आतिफ अली ने कहा, लाखों की भीड़ में कुछ बाहर वाले लोग घुस जाते हैं, गड़बड़ी करते हैं, हिंसा करते हैं। ऐसे लोगों का पता लगाना पुलिस का इंटेलिजेंस का काम है। देखिए, आंदोलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है। मगर वायलेंस का जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे जगह में बहुत सारे गलत लोग भी आंदोलन में शामिल हो जा रहे हैं, वायलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये सीआईडी का काम है, इंटेलेक्चुअल्स का काम है, इंटेलिजेंट ब्रांच का काम है कि तहकीकात करे वो कौन है और उसके बाद उसको सजा दे। उलबेरिया, हावड़ा और पांचला ये बगनान से ज्यादा दूर नहीं है आपके खानका शरीफ से। देखिए, आम मुसलमान जो हैं, हम अमन, शांति और सुकून वाले हैं, हम कभी भी पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर मसला यह है कि अगर लाखों के बीच में अगर कोई 5 आदमी बाहर से आके एक वायलेंस क्रिएट कर दे, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 5 का है जो बाहर से आ रहे हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना। मगर उसके लिए हम कानूनी तरीके से एहतजाज करेंगे, तो इसे रोकना फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। आतिफ अली भी सरकार के रोल पर, पुलिस के रोल पर सवाल उठा रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानकारी थी तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इस सवाल पर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता की सरकार और बंगाल की पुलिस पर सवाल उठाया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक वक्त में ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं, लेकिन आज पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस को सब मालूम है, पुलिस सब देख रही है, फिर एक्शन क्यों नहीं ले रही? हिंसा की, खून खराबे की बातें करने वालों को पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाल रही है?
अब्बास सिद्दीकी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत और पुलिस की खामोशी किसी साजिश का हिस्सा हो। शक ये होता है कि कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। जो लोग ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन है ये लोग हमको तो मालूम नहीं, मगर ऐसा बहुत मौलवी है जो हमारे आका के बारे में गुस्ताखी बात बोलते हैं, हमारे जैसे आदमी बोलते हैं वो मर गया माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, ये भी तो इसी की तरह बोल रहे हैं, जैसे नपुर बोल रहे हैं ऐसा भी, ये भी इन लोगों के बाद भी तो नबी के विरोध में है, तब तो कोई आंदोलन नहीं होते। ये सब हमारा मानना है, इसके पीछे कुछ एक फायदा है, राज है, इसको लेके कुछ लोग मजा ले रहे हैं। अगर आप बोले, हम एक बात बोले, मेरा डाउट में है 1 घंटा की ज्यादा कोई रोड बंद करना, ये हमारा जो जितना जानना है ये आइन के विरोध में है। 5, 6, 7, 8 घंटा रोड बंद हो रहा है, पुलिस वहां बैठ के क्या कर रहे थे? हाँ, इतना कब से आप मतलब ये दर्द दिखाने लगे जो ठीक है तुम चलाओ हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर जिन लोगों की कसूर नहीं उन लोगों की भी उठा रहे, कभी कभी देखते हैं घर में घुस के लोग को लेके जेल में भर रहे, और इतना बड़ा गलत काम कर रहे, हजारों लोग पीछे खड़े हो रहे रौद में गर्म में, तुम्हारा पुलिस क्या कर रहे थे? हमारा डाउट है इसके पीछे इस आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कुछ ऐसा लोग है, ऐसा गलत काम कराया जिसके लिए उसकी तरफ अभी आदमी को ध्यान को भटकाया, इसके तरफ से आदमी को भगा दिया। आपका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है? हो सकता है उन्हीं के सरकार में है, मगर हम जब खुलासा नहीं बोल जान सकते तो हम कैसे डायरेक्ट बोल पाएंगे। पीरजादा की बात सही है कि हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठी हो जाए, नारेबाजी करे, कत्ल गारत की बात करे और पुलिस को दिखाई न दे, ये कैसे हो सकता है? पुलिस तमाशा देखती रहे, ये कैसे संभव है? बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई, उलूबेडिया में हिंसा हुई, उसके बाद आज फिर से हजारों लोग कोलकाता में इकट्ठे हुए, पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने दिया। इस सरकार की ढील के बगैर तो नहीं हो सकता। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने गलती की, गलत बात कही, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। इसीलिए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एक नहीं कई एफआईआर दर्ज हो गई है, लीगल एक्शन हो रहा है। पुलिस कहती है देश में कानून है, कानून के हिसाब से ही काम होगा। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि फांसी पर लटका दो, कत्ल कर दो, तो न तो कानून इस मांग की इजाजत देता है और न इस तरह की बात को सभ्य समाज मान सकता है। फिर भी पब्लिकली इस तरह की मांग की जा रही है, सरेआम कत्ल की धमकी दी जा रही है, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उसका क्या असर होता है ये अब दिखाई देने लगा है। अब तक सिर्फ मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिएक्शन में हिंदू संगठन भी प्रदर्शन करने लगे हैं, और आज दिल्ली में यह देखने को मिला। आज दिल्ली के तमाम मंदिरों में अब से थोड़ी देर पहले तक हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हो रहा था। आज मंगलवार है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ की अपील की थी। इसका असर यह हुआ कि तमाम मंदिरों में विश्व हिंदू परिषद के सपोर्टर बड़ी संख्या में पहुंचे, सामूहिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली में झंडेवालान के हनुमान मंदिर के अलावा कृष्णानगर, आजादपुर, लक्ष्मी नगर समेत दिल्ली के दर्जनों मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियारे, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने शांति पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया था। यह सब शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, कोई नारेबाजी नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई सड़क पर नहीं आया। लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होता। कल देर रात तेलंगाना के सिकंदराबाद में कुछ लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर आए, तो जवाब में दूसरे पक्ष के लोग भी नारेबाजी करने लगे। असल में हुआ ये कि हसमतपेट इलाके में कुछ हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने देर शाम एक मार्च निकाला था। इलाके के मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया। दोनों गुट बिल्कुल आमने सामने आ गए, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और फिर नारेबाजी हो गई।
हिंदू समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय हनुमान के नारे लगा रहे थे, तो मुस्लिम युवक अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। अच्छी बात यह हुई कि पुलिस वक्त पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत दोनों धर्मों के प्रदर्शनकारियों के बीच बैरिकेड खड़े कर दिए। इसके बाद किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। अकबरुद्दीन अवैसी जब कुछ बोला, मैं भी उसके अगेंस्ट गया था। उन्होंने जो भी बोला गलत बोला, उसकी अम्मा जो भी बोला उन्हें, आपके भगवान की हम इज्जत करते, कितनी बात बोलो, हनुमान जी की इज्जत करते, राम जी की इज्जत करते, पूरे भगवानों की इज्जत हमको करना है। कहीं को हमारे कुरान में है, हमको इज्जत करना है दूसरों के भगवानों की, हमको करना है। हम अगर कोई ऐसा करे तो हम गलत कर रहे, अगर इज्जत नहीं कर रहे तो इनो जो है ना, अगर इनो हमारे प्रोफेट को भला बुरा बोले तो आप लोग कैसा सपोर्ट करते वाले मस्जिद रोके, जब आपको क्या हुआ, मस्जिद को रोके जब क्या हुआ, कहाँ पर गए आप लोग पूरे जने? भारत माता की, भारत माता की। जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, बोविनपल्ली, यहाँ पर भी ऐसा ही एक प्रदर्शन कल रात में हुआ था, जिसके बाद तनाव के हालात पैदा हो गए। हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रोटेस्ट करने लगे, जिसका विरोध मुस्लिम वर्ग के युवकों ने किया और दोनों ही वर्गों में टकराव की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की कोशिश की गई और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जिन्होंने बिना अनुमति के ये समर्थन मार्च निकाला था, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। हो सकता है कि अगर पुलिस थोड़ी भी देरी करती तो यहाँ पर हिंसा के हालात पैदा हो जाते। इससे पहले शुक्रवार को भी हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजीजिया मस्जिद के बाहर ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए थे। आने वाले शुक्रवार को भी ऐसे प्रदर्शन होने की उम्मीद है। जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, धर्मगुरु हैं, सब ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है, हैदराबाद में ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। आने वाले शनिवार को भी तकरीबन 30 से ज़्यादा संगठनों ने शनिवार को यहाँ पर 1 मिलियन प्रोटेस्ट मार्च का भी आयोजन किया है। सिकंदराबाद और हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के असर वाले इलाके हैं। ओवैसी की तकरीरें इस इलाके में तकरीबन रोज होती हैं, इसलिए इस इलाके में लड़के सड़क पर निकलें, अल्लाह अकबर के नारे लगाएं तो कोई हैरत की बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगर सामने से जय श्री राम के नारे सुनाई दें, जय हनुमान के नारे सुनाई दें तो बात गंभीर हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुश्किल पुलिस की होती है, क्योंकि माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका हो जाती है। लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी, जिस इलाके में भड़काने वाले नारे लग रहे थे, माहौल को गर्म करने की कोशिश हो रही थी, उसी इलाके में 35 मुस्लिम संगठनों के मौलाना और उलेमा अमन और शांति की बात कर रहे थे। मुस्लिम नौजवानों को अकल से काम लेने की सलाह दे रहे थे। ये मौलाना बता रहे थे कि मुस्लिम नौजवानों को कौन भड़का रहा है, कौन सड़क पर उतार रहा है। अब इन संगठनों ने 18 जून को प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है मिलियन प्रोटेस्ट मार्च। इसी मार्च का जिक्र टी राघवन कर रहे थे। इस मार्च की कॉल तहरीक मुस्लिम शबान नाम की पार्टी ने दी है। इस प्रोटेस्ट मार्च में 10 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का दावा किया जा रहा है। तहरीक मुस्लिम शबान पार्टी के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कहा, इस प्रोटेस्ट मार्च में पीएफआई, एसडीपीआई, टीआरएस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित 35 पार्टियां और धार्मिक संगठनों के लोग हिस्सा लेंगे। मुश्ताक मलिक ने कहा, उनकी लड़ाई किसी धर्म से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है। 18th जून सैटरडे
धरना चौक तेलंगाना में ये प्रोटेस्ट होगा। नुपुर शर्मा को अरेस्ट होना चाहिए, जिंदल को अरेस्ट होना चाहिए। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, हमारी लड़ाई किसी समझिए कि धर्म विशेष से नहीं है कि साहब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। दरअसल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी पावर में हो, अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई कुछ कहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सिर्फ ये कहें कि साहब हमने इनको पार्टी से निकाल दिया, तो वो आपका इंटरनल मसला हुआ। पार्टी से निकालना कोई पनिशमेंट नहीं है किसी को। पनिशमेंट तो एज पर लॉ समझिए कि आप उसको पनिश करें। अब सवाल ये कि 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो माहौल तो गर्म होगा। और फिर अगर पत्थर चलने लगे तो क्या होगा? इसी तरह के प्रदर्शनों के दौरान यूपी में, बंगाल में और दूसरे कई राज्यों में हिंसा हुई। खासतौर पर रांची में क्या हुआ, यह सबने देखा है। इस सवाल पर मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि कोई मुसलमान अपने बच्चे को इस तरह की मुसीबत पर नहीं डालना चाहता। जाफर पाशा ने कहा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, रास्ते रोकना ठीक नहीं है। जाफर पाशा ने कहा कि मुस्लिम लड़कों को बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है, इस चक्कर में वायलेंस होती है, हंगामा होता है और फिर मुस्लिम नौजवान ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये हालात ऐसे नहीं है कि हमारे नौजवानों को हम रोडों पे लाए और मैदानों में लाए और इनके लिए मुसीबत खड़ा करें। हम जितना पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर सकते हैं वो करें। बस प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर जिस अंदाज से होना चाहिए उसी अंदाज से किया जाए, परमिशन लिया जाए और हुकूमत को, आप कलेक्टर को कहीं भी मिलिए, उनको दरख्वास्त दीजिए और उनसे जाके उन्हीं के कैबिन के सामने बैठ जाइए। आप एहतजाज ये नहीं है कि रास्ता चले, रास्ते वालों को तकलीफ दे। हिंसा करने वाले हम नहीं हैं। हमारी पॉलिसी हमारे को हिंसा के लिए मजबूर करती है और हमारे शराफत से जो बच्चे खामोशी के साथ एहतजाज करते हैं उनको आकर बहकाया जाता है, वरगलाया जाता है। जब बच्चे अपने में से बेकाबू हो जाते हैं तो उनको भी ठोका भी जाता है। ये काम भी उनके तरफ से और उनके तरफ से ये सब होता है और कोई भी अपने आप को परेशानी में डालना नहीं चाहेगा, हमेशा याद रखिए आप। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम बच्चों को कौन उकसाता है, कौन भड़काता है, कौन बरगलाता है, कौन बहकाता है। इस सवाल का जवाब दिया जमात उलेमाए हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट सुहेब कासमी ने। सुहेब कासमी ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान पिछले महीने आया था, उसके बाद 2 जुमे निकल गए, सब ठीक रहा, खामोशी रही। उसके बाद अचानक 10 जून को मुस्लिम लड़के सड़कों पर क्यों निकल आए? 15 दिन तक ये सब कहां सो रहे थे? ये सोचने वाली बात है। कासमी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों को भड़काकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, मुसलमान नौजवानों को बहकाकर सड़कों पर उतारते हैं, मुस्लिम लड़के पुलिस की लाठी गोली खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें उकसाने वाले पीछे से भाग जाते हैं। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। एक अच्छी बात जमात उलेमाए हिंद के मुफ्ती सलमान कासमी ने कही। सलमान कासमी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो शांति का, अमन का पैगाम दिया है। इस्लाम में वायलेंस की कोई जगह नहीं है।
पैगंबर की तौहीन करने वालों के खिलाफ सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है, इसलिए मुस्लिम भाइयों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को कानून हाथ में लेने से बचना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेके आए। आपके लिए पत्थर मारे गए, आपको घर से निकाला गया, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की। आपने अपने मानने वालों को कभी यह नहीं कहा कि उठाओ और मारो। आपने अपने मानने वालों को कभी यह नहीं कहा कि आप इनसे बदला लीजिए, बल्कि आपने एक ही पैगाम दिया है कि जिन्होंने घर से निकाला है उनके साथ भी मोहब्बत के साथ आप अपनी मोहब्बत को बांटिए, तकसीम कीजिए। बहरहाल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहरहाल काबिल मुलामत है, लेकिन चूंकि अदलिया और हुकूमत अपना काम कर रही है, यह काम अदालत के अंदर पहुंच चुका है। आइन के तहत जो भी उनके खिलाफ धाराएं लगेंगी, जो भी कानून उनके ताल्लुक से काम करेगा वो कानून कर रहा है। हम कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कौन होते हैं हम सड़कों में निकलने वाले? हमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत शराफत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगामात दिए, हमें पैगामात दिए, मुसलमानों को पैगामात दिए, वो अमन के पैगामात हैं, आश्ती के पैगामात हैं, मोहब्बत के पैगामात हैं, उसको तकसीम करना है। अब ये तो क्लियर है कि हैदराबाद के मुस्लिम नेता मौलाना उलेमा ओवैसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों को भड़काने का इल्जाम लगा रहे हैं। 18 जून को जिस मिलियन प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई है उसमें 35 संगठनों को शामिल होने का न्योता दिया गया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को नहीं बुलाया गया। हैदराबाद में रैली हो, मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा हो और ओवैसी को ना बुलाया जाए, ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन रैली की ऑर्गेनाइजर तहरीक मुस्लिम शबान पार्टी के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने कह दिया कि ओवैसी को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो आरएसएस के एजेंडे पर चलते हैं। जो आरएसएस चाहता है ओवैसी वही करते हैं। मजलिस से हमको बड़ा इख्तिलाफ है। हालांकि हम जहां तक के यूनिटी की बात करते हैं तो सब आना चाहिए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रही है। वो कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने का काम कर रही है। इस देश में कम्युनिटीज़ को डिवाइड करके काम नहीं किया जा सकता है। आरएसएस ये चाहता है कि मुसलमान एक ब्लॉक में आ जाएं, अनटचेबल बन जाएं। मुसलमानों के इशू पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा धर्म का आदमी मुसलमानों के इशू पे बात न करे, मुसलमान अपनी बात पुकारते रहें, हम उनकी बात न सुने। तो उसको पूरा करने के एजेंडे पर ऐसा लगता है मुझे कि ओवैसी साहब चल रहे हैं। हालांकि ओवैसी को हैदराबाद की फिक्र नहीं है। मौलाना उनके खिलाफ क्या इल्जाम लगाते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके निशाने पर बीजेपी है, खासतौर पर योगी और मोदी हैं। आज ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ओवैसी का कहना है कि प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद का घर गिराकर यूपी सरकार ने गैर कानूनी काम किया है। यूपी में अब कानून का नहीं योगी का राज है। योगी ही चीफ मिनिस्टर हैं और योगी ही चीफ जस्टिस के रोल में है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। यूपी के एडीजी ने ये कहा है कि अगर लीगल बॉडी हमसे इसका जवाब पूछती है कि हमने बुलडोजर एक्शन क्यों किया, तो हमारे पास सारे जवाब मौजूद। अरे आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर आप नोटिस दे रहे हैं, उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं। आपकी झूठ वे साबित आ गई, सामने आ गई। दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको। अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया।
ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। ओवैसी एक अच्छे ओरेटर हैं, तकरीर अच्छी करते हैं, मुसलमान लड़कों में जोश भर देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सुनने वालों को यकीन हो जाए कि बीजेपी वाकई में मुसलमानों के दुश्मन बनी हुई है और योगी तो वाकई में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी नेता भी हैं और बैरिस्टर भी, और ये कॉम्बिनेशन डेडली है। अपने केस को मजबूत करने के लिए वो जबरदस्त तर्क दे सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में जावेद अहमद के जिस घर पर बुलडोजर चला वो तो जावेद अहमद का था ही नहीं, वो तो उसकी वाइफ के नाम पर था। जावेद अहमद के खिलाफ मुकदमा है, वो आरोपी है, तो प्रशासन जावेद की वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड घर को कैसे गिरा सकती है? बात सुनने में ठीक लगती है, तर्कपूर्ण लगती है, लेकिन ओवैसी ये जानते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पर घर खरीदे तो रजिस्ट्री के चार्ज में 1% की छूट मिलती है। यानी हस्बैंड वाइफ के नाम पर घर खरीद सकता है, बनवा सकता है, वो सिर्फ कागजी बात है। लेकिन ओवैसी इसको बड़ा इशू बना रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि ओवैसी तकरीरों में यह बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कहते हैं, लेकिन बैरिस्टर होने के बाद भी कोर्ट में जाकर जावेद अहमद की पैरवी नहीं करते। बेहतर तो यह होता कि ओवैसी साहब ये सारे तर्क अदालत में रखते, लेकिन वो जानते हैं कि ये सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए अच्छी हैं, लेकिन कानून के सामने कोर्ट में ये दलीलें किसी काम की नहीं होती। ओवैसी की बात का क्या असर होता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यूपी में बुलडोजर का डर, कानून का खौफ कितना है, इसकी मिसाल रोज सामने आ रही है। अब यूपी में जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे किए हैं, जिन लोगों ने सड़क पर एनक्रोचमेंट किया है, वो प्रशासन की तरफ से मिले नोटिस को फाड़कर कच्चे के डिब्बे में नहीं फेंकते, बल्कि जो एनक्रोचमेंट है उसे तोड़ने में खुद ही जुट जाते हैं। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की घटना के बाद इस तरह की तस्वीरें अब कई शहरों से आ रही हैं। असल में 10 जून को जुमे के दिन जो हिंसा हुई, उसके बाद यूपी में पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी में अब तक 350 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। प्रयागराज में अब तक 92 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सहारनपुर में 84 लोग अरेस्ट हुए। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी, जावेद खान और निजाम कुरैशी के बैंक अकाउंट्स को ढूंढा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। प्रयागराज में जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद इलाके के लोग अलर्ट हो गए हैं। जिन लोगों को गैर कानूनी कब्जों को हटाने का नोटिस मिल चुका है, अब वो खुद ही गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने बताया कि प्रयागराज में तो आज बुलडोजर नहीं चला, लेकिन बुलडोजर के डल से अटाला इलाके के तमाम लोगों ने जो एंक्रोचमेंट किया था वो उसे खुद ही हटाने में जुट गए हैं। आप लोगों को कुछ बताया गया था कि यहाँ पर ऐसे बुलडोजर चलेगा या फिर कुछ जानकारी मिली थी? कोई जानकारी नहीं इस तरह की, बस मीडिया से सुन के भी हम लोग वैसे एहतियात के तौर पर हटा रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये पिछले 10-15 साल से इन्होंने बना रखा था ये एरिया दुकान के बाहर का, और ये क्योंकि इलीगल में आता है इसीलिए इस तरीके से यहाँ पर इसको दरवाजे को काटा जा रहा है बकायदा, और दरवाजे को काट कर यहाँ से निकाला जाएगा। प्रशासन यहाँ पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करे उससे पहले अब लोगों ने खुद ही कार्रवाई कर ली है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, एक बकायदा जो दुकान के बाहर का बोर्ड है, उस बोर्ड को यहाँ पर उतार के इन्होंने खुद ही हटा दिया है, और खुद ही यहाँ पर छेनी और हथौड़े से दीवार को तोड़वाया जा रहा है। जो यहाँ पर शेड लगी हुई थी, जो पूरा जाल लगा हुआ था लोहे का, उसको हटा रहे हैं, और इस पूरे लोहे के दरवाजे को भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। मुरादाबाद में भी पिछले शुक्रवार को हंगामा हुआ था। यहां भी प्रशासन सख्त नजर आया। मुरादाबाद में लोगों को एनक्रोचमेंट हटाने के नोटिस दिए गए हैं, इसलिए आज शहर में लोग खुद ही अपने खर्चे पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाते हुए दिखाई दिए। जो सरकार का हुक्म बोला उसी के मातहत हमने ये काम किया। क्या आप लोगों के इलाके में नगर निगम की टीम आई थी, कुछ अनाउंसमेंट हाँ की थी। क्या बोला गया? ये कहा था कि मंगल के दिन तक इसको हटा लें आप, मंगल के दिन हम फिर आएंगे, और बेहतर यही होगा कि आप लोग खुद ही हटा लें। इस इलाके में अतिक्रमण क्या है? यही नाली जो कवर क्या हुआ? बस नाली पे एक लिंटर पड़ा हुआ था वो हटाया है, और यहाँ बॉक्स लग रहा है वो हटाए हैं। इसमें परसों प्रशासन की तरफ से ये ऐलान था, ये अधिकारी लोग इधर से गए थे निकल के, उन्होंने ऐलान किया था कि आप जो है अपना अतिक्रमण हटा लिया। अतिक्रमण का मकसद ये कि नाली पर जो भी है कवर्ड किया हुआ है वो हटा लीजिए। तो हमने ये शेड दुकान का जो था इनका वो भी हटवा दिया है, और ये नाली के ऊपर जो छज्जे ये लेंटर वगैरह थे वो भी हमने हटवा दिए। उन्होंने कहा भाई आप आज कलन अपना हटा लीजिएगा, वो हमने हटा लिया अपना, खुद ही हटा लिया जी, खुद ही हटा लिया हमने।
उसका ऊपर का भी हटा लिया, नीचे का भी हटा लिया। ऊपर झाँप वगैरह थी, झाँप अच्छा वो हटा लिया हमने। शेड लगा हुआ था? जी 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 हटा लिया हमने। ये तस्वीरें यूपी में प्रशासन की सख्ती का सबूत है। सख्ती सिर्फ बुलडोजर से जरिए नहीं हो रही, प्रशासन की नजर हर छोटे बड़े डेवलपमेंट पर है। कल मैंने आज की बात में आपको मौलाना तौकीर रजा की बात सुनवाई थी। तौकीर रजा ने 17 जून को बरेली में बड़े जलसे की कॉल दी है। उन्होंने प्रशासन को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन बरेली में तैनात अफसरों ने उनकी बात सुन ली और आज ये साफ कर दिया कि 17 जून को बरेली में कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई जलसा नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी। बरेली जोन के एडीजी ने लोगों से कहा कि मौलाना तौकीर रजा की कॉल पर ध्यान न दें, क्योंकि बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता और जो लोग इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे पास जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही, प्लेटफॉर्म से ही कुछ सूचनाएं ज्ञात हुई, ऑफिशियली हमें ज्ञात नहीं हुआ है। मैंने स्पष्ट कर दिया है 17 जून को किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन के द्वारा अब तक प्रदान नहीं की गई है और अगर कोई प्रयास करेगा, कुछ भीड़ इकट्ठा करने का, इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास होगा तो ऐसे तत्वों को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तरह के भ्रामक और धार्मिक उत्तेजना फैलाने वाले पोस्ट लोग कर रहे हैं। ऐसे कुछ जितने भी मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित गति से हम लोग कार्रवाई करते हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं और पुलिस उस पर निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। इसमें हम किसी भी धर्म समुदाय को नहीं देख रहे हैं। जितने मामले हमारे संज्ञान में आए हैं हमने तुरंत मुकदमे कायम किए हैं और उसमें कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आम जनता से मेरी यही अपील है कि कृपया इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड न करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये सही है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, अपनी बात कहने का, सरकार की आलोचना करने का, सरकार के खिलाफ राय जाहिर करने का हक सबको है, लेकिन इस हक का मतलब यह नहीं है कि आप कानून हाथ में ले लें। लोकतंत्र के नाम पर लोगों को भड़काने का, लोगों को हिंसा के लिए बहकाने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता और जो लोग ऐसा करते हैं, समाज के भाईचारे को तोड़ते हैं, माहौल को खराब करते हैं, उनके भीतर कानून का खौफ होना ही चाहिए और योगी आदित्यनाथ ने बिना भेदभाव के यही काम किया। अब यूपी में उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है जो मजहब के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। योगी इस बात की फिक्र नहीं करते कि उनके बारे में ओवैसी क्या कह रहे हैं या फिर मौलाना तौकीर रजा क्या कह रहे हैं। योगी यूपी के लोगों की फिक्र करते हैं और यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वैसे जो लोग योगी और मोदी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों के लिए कश्मीर से आई एक खबर है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जम्मू के राजौरी में रहने वाले एक युवक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक्सीडेंट हो गया। शख्स का नाम है शोएब लोन। शोएब लोन ढाका में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिलने पर शोएब के परिवार वाले ढाका पहुंचे। तब तक शोएब को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। एक हफ्ते में बिल आ गया 12 लाख रुपए, लेकिन शोएब की सेहत में कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हुआ। परिवार का सारा पैसा खत्म हो गया। शोएब के परेशान पिता ने राजौरी में खानदान के लोगों से मदद मांगी। उसी दौरान शोएब के परिवार के लोगों ने जम्मू के बीजेपी के नेताओं से मदद मांगी। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने शोएब के बारे में PMO को जानकारी दी, प्रधानमंत्री के कार्यालय को बताया। लोगों को तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक बांग्लादेश में हाई कमीशन एक्टिव हुआ। शोएब के लिए दिल्ली से एयर एम्बुलेंस पहुंच गई। शोएब को ढाका से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। अब एम्स में उसका इलाज चल रहा है। शोएब के पिता अमजद लोन को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खामोशी से कोई सरकार इतना अच्छा काम कर सकती है। अमजद लोन ने कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर देश के एक एक नागरिक का ख्याल रख रहे हो तो ऐसे मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शोएब के पिता ने कहा कि मोदी ने उनकी बेटी की जान बचा ली। वहाँ जाकर जब देखा हमने, हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही थी। वहाँ की भाषा, वहाँ की जो खर्चा था वो डबल खर्चा था। जो हमारे दिल्ली जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 रुपये की चीज़ मिलती है वहाँ 500 रुपये से काम नहीं है। वो टक्के में बात करते हैं, हम कहते हैं ये पैसा कितना है, ये 50 कितना, वो टक्का कहते हैं, वो टक्का कितने का। ये सुना, हम जब वहाँ 10 दिन रहे वो हॉस्पिटल के अंदर 12 लाख रुपया वहाँ में उन्होंने बिल पकड़ा है। ये लो जी, ये 12 लाख ले। ओट कुछ भी नहीं बच्चे की थी, जैसे बच्चा एडमिट किया था वैसे के वैसा था। तो हम तो
बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब कहाँ जाए, परदेसी आदमी है, ना कोई हमारी भाषा समझ सकता है, ना हम किसी से कोई बात कर सकते हैं। प्रदेश है, परदेसी आदमी कैसे वो हमसे मिलेंगे। तब तक तो फिर हमारे कुछ आदमी जो राजौरी के अंदर हमारे रविंदर रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट अब बीजेपी के हैं, वो जब राजौरी के अंदर गए तो हमारे आदमी मिले उन्होंने कसम खाई कि भाई हमें पता नहीं लगा, मैं आज ही उनको शिफ्ट कराऊंगा, मोदी जी से बोलूँगा, वो जो कर आपका बच्चा यहाँ लाएंगे। मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया तो करने से एहसान काम हो जाता है, फिर भी सोचता हूँ कि अगर ना शुक्रिया करूँ तो एहसान फरमोश भी नहीं मैं बनना चाहता। मैं एक टांग उठाकर मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में या किसी मुल्क में भी हो तो मैं तो कहता हूँ उस आवाम को घबराना नहीं चाहिए। तो जहाँ इतने अच्छे रहनुमा हो जो हर आदमी की बात सुने, हर आदमी के दुख दर्द में वो शरीक हो। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रवि रैना ने बताया कि वो 12 जून को राजौरी में एक रैली कर रहे थे। वहीं शोएब लोन के रिश्तेदारों ने उनसे मुलाकात की, शोएब को इंडिया लाने में मदद मांगी, जिसके बाद रवि रैना ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कांटेक्ट किया और पीएमओ से बिना देर की मदद मिली, इसीलिए शोएब लोन की जान बच सकी। तो स्वयं परिवार के लोग हमसे मिलने के लिए आए और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस को जब सूचित किया कि श्रीमान शोएब लोन साहब जो कि राजौरी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, दुर्भाग्यवश बांग्लादेश के ढाका में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और इस समय कोमा में हैं, वेंटिलेटर पर हैं ढाका में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, पहले तो उनको उस हॉस्पिटल में भेजा, यहां श्रीमान शोएब लोन साहब का इलाज चल रहा था, और उसके तुरंत बाद वहां की सारी व्यवस्थाएं करके भारत से एक एयर एम्बुलेंस बांग्लादेश भेजी गई। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस नौजवान के लिए बहुत प्रयास किया। शोएब के परिवार ने मदद की गुहार की और प्रधानमंत्री के दफ्तर से तुरंत मदद मिली। ये सिस्टम के एक्टिव होने का, अलर्ट होने का और बदलाव का सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने में मजहब नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, जाति नहीं देखती। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सबको मदद की जाती है, सबको उसकी जरूरत के हिसाब से जवाब दिया जाता है, और यह बड़ी बात है। आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी कि सरकारी नौकरियों में तेजी से भर्ती होगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। मोदी ने कई विभागों और मंत्रालयों का रिव्यू किया, पूरी डिटेल ली कि किस मिनिस्ट्री में कितनी पोस्ट खाली है, और इसके बाद उन्होंने इन मंत्रालयों से कहा कि मिशन मोड में काम करें और अगले 1.5 साल में खाली पदों को भरें, भर्ती का काम पूरा किया जाए। इसके अलावा आज सरकार ने आर्म फोर्सेज में अग्निपथ योजना का लॉन्च किया। इस योजना के तहत हर साल करीब 1.25 लाख नौजवानों को फौज में नौकरी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के चीफ्स की मौजूदगी में योजना की शुरुआत की। इस अग्निपथ योजना के तहत देश के हर भारतीय को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का मौका मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए युवकों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में 3.5 साल देश की सेवा कर सकेंगे। सर्विस पूरी होने के बाद इनमें से 75%, 75% रिटायर हो जाएंगे और बाकी बचे हुए 25% जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग फिर से दी जाएगी, जिसके बाद वो तीनों सेनाओं में लाइफ टाइम सर्विस कर सकेंगे। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी में अगले 3 साल में करीब 1,35,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। नेवी में 9,000 की भर्ती होगी और एयरफोर्स में अग्निपथ योजना से अगले 3 साल में करीब 14,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद अब तीनों सेनाओं में भर्ती इसी योजना के तहत होगी। भर्ती की शुरुआत आज से 90 दिन बाद हो जाएगी। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली
मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। सरकार ने बड़ी योजना लॉन्च की है। कुछ दिन पहले आज की बात में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था स्कीम के बारे में, लेकिन आज जब स्कीम लॉन्च हुई उससे पहले ही विरोधी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि 4 साल के लिए फौज में नौकरी देने से क्या होगा, 4 साल के बाद जो जवान रिटायर हो जाएंगे वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। आज राजनाथ सिंह ने इसका भी जवाब दिया कि आपको आगामी 1, 2, 3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में, और आगामी 1, 2, 3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे। अग्निवीर अच्छी योजना है, फॉरवर्ड लुकिंग योजना है। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी, वो देश की सेवा कर सकेंगे, अच्छी फिटनेस हासिल कर सकेंगे और रिटायरमेंट के बाद आर्मी के डिसिप्लिन के साथ समाज में लौटेंगे। जो जवान रिटायर होंगे उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। इन जवानों को पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिकता मिलेगी और ये बड़ी बात है। आज की एक और खबर यह कि नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। ईडी ने कल फिर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने आज भी राहुल गांधी के साथ मार्च करके जांच एजेंसी पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज कल से भी ज्यादा सख्त इंतजाम किए थे, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के प्रोटेस्ट का कोई खास असर नहीं हुआ। कांग्रेस का कहना है कि राहुल पर ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। मोदी सरकार के भय को, उनके डर को, उनकी कायरता को, डरपोक मोदी सरकार की भावना को यह प्रदर्शित करता है। वो 2 दिन 3 दिन क्यों, पूरे 365 दिन बुलाएं। सच ये है कि मोदी सरकार डरकर अब तमाशा कर रही है। हर रोज आप केंद्रीय दिल्ली में आप अघोषित आपातकाल लगा देते हैं, हर रोज कर्फ्यू लगा देते हैं, 25,000 20,000 पुलिस वाले तैनात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर पीटते हैं, बसों में डालते हैं, जेलों में डालते हैं, नाजायज तरीके से उन्हें दर्जनों घंटे तक हिरासत में रखते हैं। क्या कर रहे हैं? केवल ये कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार जो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने बनाया था, उस अखबार की 67 करोड़ की कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह की अदायगी कांग्रेस ने की। कांग्रेस का दावा यह है कि सरकार गांधी नेहरू परिवार को परेशान करने के लिए इस तरह के केसेस को लगा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, एक परिवार के लिए अलग रूल नहीं बनाए जा सकते। अगर हेराल्ड केस में करोड़ों की हेराफेरी नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी को कोर्ट जाना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्ट को चैलेंज करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सारी कोशिश एक परिवार को बचाने के लिए है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।